नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको मालूम है 9 से 10 सितंबर के बीच में G20 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भारत के अंदर आए और समिट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रू लोपेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव को भारत में भेजा। इसी समिट के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन को भी पूर्ण बहुमत के साथ में पास कर लिया जाता है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे या तो वेस्ट या फिर रसिया और चाइना इसके अंदर रोड़ा अटका सकता है, बट थैंक्स टू अवर डिप्लोमेसी ये पूर्ण बहुमत के साथ में पास हो चुका है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई जाती है डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा, जिसमें बीबीसी के एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा दिल्ली डिक्लेरेशन की लैंग्वेज को लेके ओवर द यूक्रेन इशू कि आपने लैंग्वेज को चेंज किया है। सो इसका जवाब इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया कि देखिए बाली वाज बाली, बट ये दिल्ली है प्यारे। और दिल्ली डिक्लेरेशन को आप कंपेयर मत कीजिए बाली डिक्लेरेशन के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। हम इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे, बट यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे G20 लीडर्स समिट अडॉप्ट्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड मोदी जी अनाउंसेस कंसेशंस। सो इसमें पूर्ण बहुमत हमको प्राप्त हुआ है। दोनों पलड़ों को एक साथ रखते हुए हमने वेस्ट को भी, रसिया एंड चाइना को भी इस डिक्लेरेशन को पास करवा लिया गया है। और ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक एंड पैथ ब्रेकिंग मूवमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि वेस्ट भारत को प्रेशराइज करेगा कि आप इस स्टेटमेंट में रसिया की कड़ी निंदा कीजिए और द यूक्रेन इशू। अगर तो नहीं की जाती है तो वेस्ट यहाँ पे प्रेशर बनाएगा, इस डिक्लेरेशन को रोक सकता है, या फिर अगर निंदा की जाती है किसी भी प्रकार से तो रसिया और चाइना इसको रोक सकते हैं। हालांकि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को अच्छे से मैनेज किया एंड हमारी जो कूटनीति है उसका बढ़िया सा परिचय देते हुए इसको पास करवा लिया गया है विदाउट कंडेमनिंग रसिया। सो रसिया का किसी प्रकार से डायरेक्ट कंडेमनेशन हमने नहीं किया है इस डिक्लेरेशन में, इवन एज G20 कॉल्स फॉर पीस इन यूक्रेन। हालांकि देखिए हम भी पीस और जो डिप्लोमेसी की बात हमेशा से करते आए हैं कि डायलॉग कीजिए, बात कीजिए और टेबल पे बैठ के आप इस मुद्दे को सुलझाइए। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये जीत हम कह सकते हैं। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सिग्निफाइज ए मेजर विन फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, पर्टिकुलरली गिवन द जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। और इसी दौरान हम कह सकते हैं कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हमारे भारत में आए थे, सर्जेई लेवरोव, उनके लिए भी एक विक्ट्री ये हो सकती है, क्योंकि वो खुशी खुशी भारत की कैपिटल को छोड़ेंगे। क्योंकि G7 नेशन ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा शार्प अटैक किया है रसिया के ऊपर और भारत को प्रेशराइज किया था कि आप रसिया को क्रिटिसाइज कीजिए, एक कड़ी स्टेटमेंट उनके खिलाफ में दीजिए इस डिक्लेरेशन में, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। हमने बिना किसी कड़ी निंदा के या फिर किसी स्टेटमेंट के डिक्लेरेशन को पास करवा लिया है। सो क्योंकि पहले न्यूज ये आ रही थी, क्योंकि वेस्ट मीडिया इसको कवर कर रहा था कि कोई भी दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं होगा, वेस्ट इसको रिजेक्ट करेगा, राइट, या फिर चाइना और रसिया इसको रिजेक्ट करेंगे। ये सब कयास पहले लगाए जा रहे थे, बट अब ये पास हो चुका है और 100% कंसेशन हमको इसको मिला और ये हिस्टोरिक मोमेंट हमारे लिए रहा। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस प्रकार से देखने को मिला कि जो बाली डिक्लेरेशन था उसके अंदर लिखा हुआ था वार अगेंस्ट रसिया। तो ये लैंग्वेज की बात की जा रही है कि वहां पे लिखा था वार अगेंस्ट रसिया, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने लिखा है वार इन यूक्रेन। सो इसको लेकर ही सवाल जवाब यहाँ पे किए गए थे। आप देख पाओगे 2022 के अंदर बाली के अंदर जब डिक्लेरेशन हुआ था उसके अंदर वार अगेंस्ट यूक्रेन का मेंशन हुआ है और कम से कम 4 से 5 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर यूक्रेन की शब्द की हम बात करें तो इस डिक्लेरेशन में कम से कम 40+ यूक्रेन का मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप बात करोगे दिल्ली डिक्लेरेशन की, आप इसको जाके पढ़ भी सकते हो, वहां पे केवल 2 बार वार इन यूक्रेन का मेंशन किया गया है एंड यूक्रेन शब्द का ही केवल और केवल 4 बार मेंशन किया गया है। तो ये टेंडेंसी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से घटी है। और हाँ, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि इस प्रकार से हमने दोनों को, रसिया एंड वेस्ट को, एक प्रकार से मैनेज किया है इस चीज को अडॉप्ट करवाने में और किस प्रकार से वेस्ट को हमने मनाया है। क्योंकि जिस तरीके से बाली के अंदर यानी कि जो इंडोनेशिया में हुआ था उस टाइम पे बहुत कड़े शब्दों में निंदा की गई थी रसिया की, लेकिन वो इस बार नहीं हो पाया क्योंकि एस जयशंकर साहब ने बोल दिया है कि G20 इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू रिजोल्व जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे कि ग्लोबल सिक्योरिटी है ना, तो फूड एंड सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है, एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज है,
सस्टेनेबल एनर्जी है, एसडीजी गोल हैं, हम उन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 112 आउटकम्स एंड जो एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट है वे साइन किए गए हैं, जो कि G20 के इतिहास में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा रहा है पिछले कुछ सालों में। सो 112 डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं साइन हुए हैं इस बार, जिसमें हमने फोकस किया स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एसडीजी जो कि हमारा 2030 तक टारगेट है उसकी एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस को, ग्रीन डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर हमारा है, ग्रीन एनर्जी एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी, जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इस बार फॉर्म किया गया है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। एंड मल्टीलेटरलिज्म की बात हम लोग हमेशा करते ही आए हैं। तो अमिताभ कांत जी ने बोला कि भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो मोस्ट एम्बिशियस रही है और मोस्ट एम्बिशियस है इन द हिस्ट्री ऑफ G20, राइट। यहाँ पे उनकी ट्वीट आप देख पाओगे। तो एक प्रकार से फिर मोदी जी ने यहाँ पे ये भी बोला कि ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कि आने वाले नवंबर महीने में एक वर्चुअल समिट और इसका आयोजित किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स का समिट होने के बाद में प्रेसिडेंसी नेक्स्ट देश को सौंप दी जाती है, जैसे कि इस प्रकार ब्राजील को सौंप दी गई है। लेकिन मोदी जी ने बोला कि हमारे पास नवंबर तक प्रेसिडेंसी है और नवंबर महीने के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि हम लोग विश्लेषण कर सकें कि क्या कुछ कमियां रही हैं और क्या हमने इसके अंदर अचीवमेंट हासिल की हैं, राइट। तो ब्राजील नेक्स्ट ईयर इसका होस्ट रहने वाला है, राइट। आगे भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। नाउ अब ये सवाल था जो कि बीबीसी की रिपोर्टर ने पूछा, आई वांट टू गो बैक टू रसिया एंड इफ यू लुक एट द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड इन बाली, कि जो लैंग्वेज बाली में यूज की गई थी अर्थात वार अगेंस्ट रसिया, वो आपने चेंज कर दी है अब, राइट, इन रेफरेंस टू रसिया एंड इट्स अग्रेशन वर those concessions made in order to get Russia to sign on, and do you think the weight of this has been watered down, कि जो उसका वेट था वार अगेंस्ट रसिया वो कम हो चुका है, एंड does that take away from its importance, especially when you are talking about fuel, फूड एंड सिक्योरिटी समथिंग, जो भी इस प्रकार से इन्होंने सवाल पूछा। तो जवाब इनका इस प्रकार से दिया गया कि देखिए, रिगार्डिंग द चेंज इन लैंग्वेज ऑन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बाली डिक्लेरेशन, बाली वाज बाली, भाई बाली बाली था, ठीक है, ये नई दिल्ली है और उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं उस दौरान से लेकर अब तक, राइट। और हम केवल एक ही मुद्दे के ऊपर यानी कि रसिया यूक्रेन वार को ही लेकर हम लोग नहीं चल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इकोनॉमी को लेकर हैं, ट्रेड को लेकर हैं, एजुकेशन है, हमारा क्लाइमेट चेंज है, तो उन चीजों के ऊपर भी हमको बात करनी है। हाँ, हम बात करते हैं पीस की, बात करते हैं यूक्रेन का, हमने जो इशू है उसको मेंशन किया है। यहाँ पे 8 पैराग्राफ हैं, जिनमें से 7 केवल और केवल फोकस करते हैं यूक्रेन इशू के ऊपर, राइट। तो बाली जो कि 1 साल पहले की बात थी, द सिचुएशन वाज डिफरेंट एंड मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस देन। In fact, if you see in the geopolitical segment of the declaration, there are 8 paragraphs, 7 of which are only focused on the Ukraine issue. So many of them highlight problems which are of great contemporary significance. तो इस प्रकार से इन्होंने इसका जवाब दिया और आगे ये भी कहा कि one should not have a theological view of this. I think the Delhi Declaration respond to the situation and concern as they are today, just as the Bali Declaration did in the situation which was देयर ए ईयर अगो। तो उस टाइम पे जिस जो सिचुएशन बनी हुई थी उस टाइम पे आपने बाली डिक्लेरेशन को पास करवा लिया, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हमको बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात करनी है, तो ये चीज है, राइट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, किस प्रकार से वेस्ट के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा मारा गया है भारत के द्वारा। सो ये हमारी डिप्लोमेसी है, ये हमारी जीत है और काफी सक्सेसफुल ये हमारा समिट रहा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज।